आज बीपीएससी पाठ्यक्रम पर आधारित बिहार से संबंधित आर्ट एंड कल्चर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर में एक क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, या तो एक पटना कलम, मौर्ज कला, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, यही एक कल्चर है बिहार के भीतर जो पाठ्यक्रम में रखा गया। पटना कलम, पाल कला, मौर्ज कला, यह क्वेश्चंस पूछा गया। मधुबनी पेंटिंग नहीं पूछा गया अभी तक बीपीएससी के हिसाब से। लेकिन मधुबनी पेंटिंग का जिस तरीका से प्रचार प्रसार विगत कुछ वर्षों में हुआ है, इससे लगता है कि अब यह प्रश्न का क्षेत्र बनेगा और प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए हम इस आर्ट एंड कल्चर में यदि हम गौर से देखें, एक क्वेश्चन फिक्स होता है जो कि आपको आना ही आना है। तो इसमें से यदि हम 4 कल्चर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो फिक्स हो जाती है। पहले हम मधुबनी पेंटिंग पर चर्चा करते हैं। आइए मधुबनी पेंटिंग के बारे में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसका इतिहास कितना वर्ष पुरानी, हिस्ट्री क्या है इसकी। इस हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कितनी वर्ष पुरानी थी, इसके जन्मदाता कौन थे, यह नहीं माना जा सकता, यह संभव नहीं। लेकिन मिथिलावासियों के मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं मिथिला पेंटिंग में राम और सीता के समय की बात याद आती है। रामायण में जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए हैं, तो आप रामायण के कुछ कांड आप पढ़ेंगे, बालकांड, अयोध्या कांड, इसमें से कुछ ऐसा चीज उभरता है कि कहीं न कहीं मिथिला पेंटिंग रामायण काल में जरूर कहीं चर्चित था, लेकिन इस नाम से कोई चर्चा नहीं आया। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि गौड़ी की प्राथमिकता आधुनिक समाज में भी मिथिला पेंटिंग में हो रही है। संदर्भ में लिखे हैं, मनिजा ही राजो मिलहि सोबरु, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असिस सियस्वनी, सिय हरख अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मृत मन मंदिर जरी। अर्थात वो पार्वती से जिस तरीका से राम को मांगे, सीता स्वयंवर हुई थी, इसमें राम सफल हुए, उनकी शादी होती है। तो यह एक मिथिलांचल में धारा हुई कि पुत्री को उसकी इच्छा अनुसार पति मिले, तो उसके लिए गौड़ी की पूजन होनी चाहिए। तो गौड़ी पूजन की परंपराएं आज भी हमारे इस वैवाहिक कार्यक्रम के भीतर देखा जा रहा है, अर्थात मिथिला पेंटिंग में कहीं ना कहीं उसका स्थान है। आमतौर पर इसकी इतिहास आदि ऐतिहासिक काल में रामायण काल था, तो रामायण युग से माना जाता। मध्यकाल में बाबा विद्यापति के कीर्ति पताका, जो कि महत्वपूर्ण रचना है, उस रचना में भी यह बात जिक्र आया, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। उसके बाद यदि इतिहास की धरती से यदि कोई भी कला संस्कृति जन्म लेती है, तो उसका जो प्रस्फुटन का दौर देखा जाए, जो आम जनता के रूप में समझ में आया, वह था 1934 में भूकंप। जब 1934 में भूकंप आया तो 2 ICS पदाधिकारी WG आर्चर, गियर्सन जैसे व्यक्तियों ने जब मिथिला क्षेत्र की
इन्होंने यात्रा किए हैं, तो वहां पर भित्ति चित्र के रूप में बहुत जगह उन्हें यह पेंटिंग मिला। जैसे मिट्टी का दीवार होती है, उसके घर के ऊपर में भी यह फिगर दिखाई पड़ता था। तो अधिकारियों की जिज्ञासा हुई कि ये क्या चीज है, तो इसके बारे में स्थानीय लोगों ने जो इस तरह से समझाया, यह एक पेंटिंग है जो मिथिला में बनाए जाते हैं। तो इसका विकास यहां पर आगे नहीं हो पाया, कारण हमारा देश गुलाम था और गुलामी की दास्ता में किसी भी कल्चर का अहमियत खत्म हो जाती है, वह नहीं रहता। समय के बढ़ती प्रभाव में 60 के दशक में जब अकाल पड़ता है बिहार में, तो अकाल के दौर में इसकी एक प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। इस प्रदर्शनी में मिथिला पेंटिंग के बारे में लोग जानने का प्रयास किया। इस दिशा में एक बार प्रयास क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में भी 1942 में हुआ था, और 1942 में जब यह मूवमेंट आई थी, उस मूवमेंट में भी एक गैलरी आर्ट लंदन में आयोजित प्रदर्शनी को किया गया था। इसके बारे में कुछ लोगों ने जाना, लेकिन 1967 में नई दिल्ली में जब प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, तो मिथिला पेंटिंग को सबसे अधिक लोग जाना। 1967 यह हमारी इतिहास की परिवेश रही। इसका नामांकन का जहां तक सवाल उठता है, इसे हम मधुबनी पेंटिंग को भी कहते हैं और मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। महाराज मिथि के नाम पर ये मिथिला पड़ा है, और मिथिलांचल का जो एरिया था, उस एरिया में यह कला प्रदर्शन होती थी। मधुबनी में इसका मूल केंद्र होने के कारण इस कला का नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया। हालांकि दरभंगा से ही मधुबनी जिला 1972 में अलग हुआ था। यहां रांटी, मंगरौनी, भवानीपुर, पुरपर मधुबनी में इसके केंद्र हैं। इसके मूल कलाकार भी हैं, और वहां के स्थानीय कलाकार इतना ढंग से काम किए जिससे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। साथ ही पद्मश्री से भी सम्मानित इस कला से बहुआ देवी, महासुंदरी देवी जैसे कलाकार हुए थे। इस कला को वहां की महिलाएं, स्थानीय लोगों ने अपने जीवन में रसवस डाला, अपनी भावनाओं को तरंगित किया, और जो कहना चाहती है, जो उस चीज की अभिव्यक्तिकरण इस पेंटिंग के माध्यम से किया गया। एक संदेश है, एक दर्शन है, एक अभिव्यक्तिकरण है। इसलिए कलाकारों की जो सीमा होती है वो मर्यादा से बंधी होती है, लेकिन उस मर्यादा के भीतर में वर्तमान से जोड़कर भविष्य की कल्पना का जो रुझान है, ये मधुबनी पेंटिंग में देखी जाती है। और इस कला का विकास हम अनेक रूपों से करते हैं। मिथिला की धरती पर मिथिला की महिलाएं इस पेंटिंग को खुद ब खुद अपने आप को भी जानती है। साथ ही अब इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से ढालने पर बहुत सारे पुरुष कलाकार भी इस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किए। आज इसकी इतनी लोकप्रियता है कि रेल से लेकर सरकार की योजना, और पटना में जो नया म्यूजियम बना है, इस म्यूजियम में भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं मिथिला पेंटिंग से प्रदर्शित की गई। अब हम आपको इस पेंटिंग के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं कि यह पेंटिंग बिहार का एक हृदयगत रूप है। यह जीवन का आधार बन सकता है, मेक इन इंडिया का रूप रेखा ले सकता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में इस पेंटिंग का भी योगदान हो सकता है। मैं इसके विभिन्न पक्षों और आयामों को लेकर हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसका जो केंद्र है, इसका केंद्र, जिस केंद्र से अनेकों कलाकार सीख करके, समझ करके आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे तक इंप्रेसित कर रहे हैं,
इसका केंद्र में मधुबनी, सिमरी, लहेरियासराय, दरभंगा, भवानीपुर, ये इसके मूल केंद्र माने जाते हैं। जितवारपुर, एक और जितवारपुर, एक और है मधुबनी में सबसे उम्दा गांव जो अभी तो मधुबनी से पूरी जुड़ गए हैं, वह है रांटी और मंगरोड़ी, जो कि बउआ देवी उसी मधुबनी के रहने वाली थे। तो रांटी मंगरोड़ी भी इसका केंद्र है। यह केंद्र अब किसी भी स्थान पर स्थापित करके एक उम्दा कलाकारों के द्वारा प्रशिक्षण देने की बात आ जाए तो इसका व्यवसायीकरण हो सकता है, एक ग्लोबल विलेज से इसको जोड़ा जा सकता है। क्योंकि इस कला की, ये कला परिचय की मोहताज नहीं है, ये कला हर घर तक पहुंचा हुआ है। आवश्यकता है कि इसको कैसे आर्थिक रूप से सुनियोजित योजना और कार्यक्रम के तहत हम इसे राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी तक कैसे भेज सकते हैं, यह चीज की क्राइटेरिया रुझान एक कलाकार से लेकर राजनीतिक शक्ति हमारे सरकार तक जोड़ा जाए तो यह आधार स्तंभ कायम हो सकता है और एक आत्मनिर्भरता के दिशा में बहुत सारे लोगों का रोजगार का माध्यम बन सकता है। यदि हम बिहार की जिला में देखें, 38 जिला में से हमारे बिहार में जो जिला हैं जिसमें मधुबनी पेंटिंग के अधिकांश परिवार जन तक पहुंचा हुआ है, ये आप मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, यह इतने जिले हैं जहां मधुबनी पेंटिंग को सभी आदमी प्राय जानते हैं। अब आगे चलिए, ये तो केंद्र था, केंद्र के बाद क्षेत्र। अब इसमें एक इतिहास मधुबनी पेंटिंग, इसका नामांकन मिथिला में मिथिला पेंटिंग के नाम से जान जाते हैं, लेकिन इसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं क्योंकि इसकी कला का मूल केंद्र, उसकी प्रशिक्षण अधिकांश व्यवस्थित कलाकार मधुबनी में हुए, इसलिए इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका केंद्र कहाँ कहाँ है, मैं आपको उस केंद्र के रूप में चर्चा कर लेना है। केंद्र के बाद अब चलिए हम इस मिथिला पेंटिंग के प्रकार पर चर्चा करते हैं कि इसके कितने प्रकार इस पेंटिंग में होते हैं। इस रूप में आप देखिए, प्रकार। मिथिला पेंटिंग के 3 प्रकार होते हैं, 3 आइटम है, आप इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से बांट लीजिए, क्योंकि इन सभी प्रक्रियाओं को आपको दर्शाना होगा, इसके वैल्यू को दिखाना भी होगा। तो पहले आता है भित्ति चित्र। भित्ति चित्र, इसको दीवार पर बनाए जाते हैं, भित्ति चित्र। दूसरा आता है अड़ीपन, जो बंगाल के अल्पना शैली से जुड़ा हुआ। और तीसरा आता है पटचित्र। ये 3 रूप से हम इसको अध्ययन कर लें, मिथिला पेंटिंग के 3 प्रकार के रूप में। अब इस 3 प्रकार में अब हम पहले भित्ति चित्र की ओर बढ़े। भित्ति चित्र में आप इसको ऐसे देखिए, भित्ति चित्र में आता है सबसे पहले गोसाउनिक घर। गोसाउनिक घर की सजावट, जिसको देवता कहते हैं। मिथिला में हर परिवार में एक भगवती का घर होता है, उस घर की सजावट हम इसके विस्तार से चलेंगे। पहले भित्ति चित्र के आइटम देखिए, नंबर 1। नंबर 2 आता है कोहबर घर की सजावट। कोहबर घर की सजावट।
और तीसरा आता है कोहबर घर की कोनिया की सजावट। कोनिया की सजावट, ये 3 रूप में आता है और तीनों रूपों से ही इस कला का प्रदर्शन किया जाता है। गोसाउनी घर की सजावट, अब पहला आइटम में देखिए, गोसाउनी घर की सजावट जो होता है वह अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। अंदर और बाहर भगवती की रूप सज्जा की तैयारी कर दी जाती है। बाहर में राधा कृष्ण, सीता राम, काली, दुर्गा का पिक्चर बनाया जाता है। गोसाउनी घर का लगभग आप बाहर के दृश्य से ही यह समझ में आ जाता है कि ये भगवती का घर है, ये भगवान जी का घर है। ये परिचय की बात नहीं होती है, ये कला आपको रूबरू कराता है, ध्यानाकर्षण कराता है, ये भगवान का घर है और भगवान के घर में ये बाहर है। कहीं न कहीं यह कला हमें आज स्वच्छता अभियान से भी जुड़ा हुआ है, कारण स्वच्छता में भगवान निवास करते हैं, तो भगवती घर की सजावट भी इस रूप में होती थी जो अन्य घर से अलग दिखता था। अब चलिए कोहबर घर की सजावट। कोहबर घर की सजावट जो होता है वह भीतर भी होता है और बाहर भी होता है। भीतर और बाहर। बाहर में जो होता है रति और कामदेव का चित्र लगा होता है, ये उसकी सिंबल होती है, जिस सिंबल से पहचाना जाता है कि नव दंपति की स्वागत में ये कोहबर बनाई गई थी। और अंदर जो बना होता है वो अंदर जो है वह उसकी रूपरेखा, साज सज्जा फिर अलग होता है, जिसमें विभिन्न रंगों की इस्तेमाल होती है। हम अब इसे अंदर की, भीतर की जो सजावट होती है इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा इत्मीनान से। बाहर में याद रखिएगा, कोहबर घर के बाहर में रति और कामदेव का दृश्य बनाई जाती है। अब हमें चलना है कोहबर घर की अंदर की सजावट। अंदर की सजावट के लिए हमें अब कुछ विशेष रूप से समझना होगा। इसको मैं यहीं पर रखता हूं, लेकिन अभी आप इतना दूर को समझिए, आगे इसको हटा दें स्पेस के कारण। अब ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में, इसको कॉर्नर में ये कोहबर घर बनाया जाता है। इसको वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से हिंदी में कहें तो अग्निकोण कहा जाता है और अग्निकोण में शुक्र की प्रधानता अधिक होता है और शुक्र को वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से इसी भाग को सबसे अधिक स्वच्छ और पवित्र भी माना जाता है। इससे क्या होता है, नव दाम्पति के जीवन में प्रेम बनी रहती है। अब मैं आपको उस कोहबर घर का दृश्य की ओर ले जा रहा हूं, जहां कलाकारों के द्वारा उसके जीवन में एक आशीर्वाद देने का भी काम करता है, साथ ही उसे जीवन में सीखने और समझने के लिए भी यह कोहबर घर दृश्य दिखाता है। यह बात सही है, भविष्य का गर्भ वर्तमान है और वर्तमान में इस चीज को संकेत उसके कोहबर घर में विवाह के बाद दिया जाता है, ताकि उसके भविष्य को रचना और संवारना उसके ऊपर होता है। इस कला में उसकी आत्मीय दर्शन का उद्बोधन इन कलाकारों के द्वारा हो रहा है, जो मिथिला में हर दम जब शादी विवाह होती है, बेटी और बेटा की शादी होती है, तो एक सवाल खड़ा आ जाता है जिह्वा पर, कोहबर। तो बेटी के यहां यह कोहबर बनाया जाता है। अब यहां देखिए, साउथ ईस्ट दिशा में यह शुक्र को संतुष्टि होनी चाहिए, जैसे प्रसन्नता बनी रहती है। अब देखिए यहां पर पैर का, पशु का
पक्षी का, ये सब दृश्य उसके अंदर बनाया जाता है। अब एक एक दृश्य के पीछे उसकी दर्शन है, उसकी लॉजिक है, जिससे आप देखिए कि उसके जीवन में, उस दाम्पत्य के जीवन में क्या चाह रहा है, ये चीज का दर्शन करा रहा है। अब यहां पर देखा जाए, अब कोहबर घर में शेर हमेशा शक्तिशाली और सामर्थ्य का बोध कराता है, तो सामर्थ्यवान बनो, तो सामर्थ्य का दिखाता है। हाथी बनाया जाता है, जहां हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो यहां पर ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी के ऊपर गौरी पूजन की भी परंपरा रही है। जैसे मैंने आपको सीता जी के साथ बताया था, वो वर्तमान में भी रहता है, तो गौरी की पूजन एक ऐश्वर्यता के साथ हो सके, तो वहां पर हाथी का भी दृश्य बनाया जाता है। बांस जो होता है, ये वंश वृद्धि का द्योतक होता है कि आपकी वंश की वृद्धि हो, इसलिए बांस वहां बनाया जाता है। कछुआ भी बनाया जाता है, जिसमें आपके जीवन में एक स्थिरता आवश्यक है, एक मंगल बना रहे, तो मंगल की भावना ये कछुआ लाता है। स्थिरता, जीवन मेरा स्थिर है। बिच्छू भी बनाया जाता है, और बिच्छू जो होता है, ये आपके नकारात्मक शक्ति का हरास से बचे, तो नकारात्मक शक्ति के हरास से ये बिच्छू भी बनाया जाता है। अब यदि इस चीज को देखिए, तो यह अध्यात्म की दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम, इस चीज को यह इंगित करता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वंश वृद्धि, ये सृजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, ये ब्रह्मा का द्योतक है। कछुआ स्थिर, जीवन में हमारा मंगलमय भावना बना रहे हैं, यह विष्णु का प्रतीक है। और बिच्छू जो है वह शिव का प्रतीक है, जो शिव संहार करते हैं, और नकारात्मक शक्ति से बचाने का भी इसका दृश्य होता है। आगे आता है तोता, जिसको हम वहां की भाषा में सुग्गा कहते हैं, जिसको पैरोट इंग्लिश में। ये तोता कामवाहक है, ये काम वाहक है। और इस कोहबर घर में सुगा को कभी कभी इतलाते हुए भी बनाया जाता है, दो सुगा को इतलाते हुए दिखाया जाता है, कारण ये कोहबर दाम्पत्य का सूचक है। तो प्रेम को एक ऐसे लगन और मगन से आत्मीय चिंतन का भी अभिव्यंजन हो सके, इस चीज को यह दिखाता है, जिसको स्थानीय भाषा में लटपटिया सुगा कहा जाता है। दोनों एक दूसरे से अंगराई लेते हुए एक मिलन, आत्मीय मिलन का केंद्र है, कारण विवाह में दो आत्माओं की मिलन है, और दो आत्मा की मिलन है, तो ये संगम जो बन जाता है, तो संगम का क्षेत्र में एक विशेष गुण का दर्शन हो, ये गुण के रूप में यह आपके कोहबर घर, जो कोहबर घर की जो सजावट है कोनिया की, ये कोनिया की सजावट को देखा जा रहा है। अब यहां देखिए, मछली बनाया जाता है। मछली में खासकर रेहू बनाया जाता है, रेहू का मछली होता है। रेहू मछली अधिकांशतः वहां के लोगों में प्रसिद्ध प्रजाति भी माना जाता है, और रेहू की आंख अन्य मछली की आंख से अलग होता है। आप गौर से देखिए, बहुत सारे मछली, बहुत सारी प्रजाति, रेहू मछली की आंख में ज्यादा लाल होता है और नसीला टाइप पर होता है, और यह मछली उसे काम वाहक का ही सूचना यह भी देता है, ताकि उत्तेजक रहे, उत्तेजक की भूमिका में वह दिखाता है। ये नव दाम्पत्य के जीवन के साथ साथ दाम्पत्य जीवन के लिए यह सुखमय स्थितियां बना रहे, इसलिए उसको इंडिकेट की जाती है।
ताकि वैवाहिक घटना जब कभी मोड़ ले तो यह दृश्य आपकी आंखों तक पहुंचना चाहिए। अब आगे देखिए, मछली के बाद सूरज बनाया जाता है। सूरज ऊर्जा का प्रतीक। आप इस समाज को भी ऊर्जावान बना दे रखें और आप ऊर्जावान बनने के लिए शक्तिशाली बने रहें। साथ ही ऐश्वर्य का भी ये प्रतीक है। सूर्य ऐश्वर्य को भी दिखाता है, क्योंकि जिसके पास सूर्य ग्रह यदि उसके जीवन में ज्यादा अधिक ताकतवर रहता है, सभी ग्रह अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। तो नवग्रह का भी उसमें पिक्चर बनाया जाता है और सभी नवग्रह आपके जीवन में शांत बना रहता है तो सभी मंगलकारी हो जाता है। तो कछुए की तरह जीवन समृद्ध हो गया। कहीं नकारात्मक शक्तियां आपको प्रभावित नहीं करेगा। आप सृजनकर्ता में जुड़े रहेंगे, जो बांस का प्रतीक हो गया। तो हर एक तत्व एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक सह संयोजक बॉन्ड की भूमिका में यहां पर दिख रही है। एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। आपके जीवन में स्थिरता चाहिए। गलत नकारात्मक शक्ति से आप यदि जुड़ते हैं तो आपकी संस्कार मलिन हो जाती है। ये आपकी वैवाहिक जीवन में कोई संस्कार मलिन नहीं हो, सामर्थ्य हो, ऐश्वर्य हो, सब कुछ हो। ये सुगा उसी का प्रतीक आ गया। अब है चंद्र। चंद्र जो वहां बनाया जाता है, ये शुक्ल पक्ष के अष्टमी का चंद्र होता है। पूर्णमासी चंद्र नहीं बनाया जाता, द्वितीया का चंद्र नहीं बनाया जाता, ये अष्टमी तिथि का ही बनाया जाता है। इसके पीछे अवधारणा है कि अष्टमी के बाद ये उम्मीद आ जाता है कि पूर्णमासी बहुत जल्दी आने वाले हैं। यहां पर कभी श्रृंगार रस की बात भी चर्चा आती है। तो यहां देखिए, यहां यदि दाम्पत्य में एक दूसरे से कहीं वो दूर जाता है तो उम्मीद होता है कि ये वापस लौटेगा। एक पूर्णमासी की चांद होगी तो अष्टमी तिथि से पूर्णमासी तक की सफर हो रहा है। इसलिए यहां पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अष्टमी का जो चांद है, ये चांद इस रूप में इसको दर्शाया जाता है। ये सब कोहबर घर में बनाया जाता है। तो काफी कोहबर घर सज धज के तैयार हो जाता है। मैंने इसमें चर्चा किया था, साउथ ईस्ट कॉर्नर में बनाया जाता है, जिसको अग्निकोण कहा जाता है। ये शुक्र का प्रतीक है, जहां स्ट्रांग हो सके, वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से भी यह मजबूत हो सके। अब इन सारी बातों को आने के बाद सूर्य में एक बात है, इस सूर्य के साथ दीर्घ जीवन, दीर्घायु। इस संस्कृति में जब दाम्पत्य जीवन में जब शादी जब हो जाता है, वैसे भी दुर्वाक्षत मंत्र दिए जाते हैं। और दुर्वाक्षत मंत्र में यह होता है कि आपकी विकास इस रूप में हो कि सारी विकास की संसाधन समाज से जुड़े रहे, समाज के लिए आप करें। और ये कोहबर के पूरे दृश्यों को उस दुर्वाक्षत मंत्रों के एक आशीर्वाद के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। अब इसके भीतर मैं आपको और दिखाता हूं, और भी इसके भीतर चीज बनाए जाते हैं। एक आता है पुरहर। पुरहर जो है यहां शिव का प्रतीक है। और एक होता है पातिल। पातिल जो है वह पार्वती का प्रतीक है। और यह होता क्या है, ये बड़ा अजीबोगरीब आपको लगेगा, जो यदि आप मिथिला क्षेत्र में नहीं आते हैं तो। एक मिट्टी की बर्तन होती है और उसको भी बड़े ढंग से अनेक रंगों में, चटकीले रंग में उसको रंग दी जाती है। और उसे, चूंकि रंगीन जीवन बना रहे तो रंगीन होना चाहिए वहां। और उसमें एक दीप लगा दे, दीप रखा जाता है। वो दीप हमेशा जलता रहता है। और दीप में 4 दिन, जो चतुर्थी होता है, बहुत का 5 दिन में होता है, तो ये हमेशा जलता रहता है। ये बुझना नहीं चाहिए, ताकि वो अखंड सौभाग्यवती के रूप में ये प्रतीक बना रहे। और जैसे मैंने एक दुर्वाक्षत मंत्र की चर्चा किया था, तो उसमें आता है, लड़का को कहा जाता है दीर्घायु भव, सूर्य और सूर्य की तरह तुम बने रहो। और लड़की को कहा जाता है सौभाग्यवती भव, कि तेरा ये पति हमेशा तेरे साथ बना रहे। इस प्रकार से यह बात आती है। जैसे मिथिला में यह बात में देखें, सौभाग्यवती भव, यह बात सही। अब हमें विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे।
अब इस चीज को देखा जाए, ये जितने चीजों को ये दर्शाने का कार्य यहां हुआ है, यह कला भारत में नहीं, ये बिहार, ये विश्व में एक अनूठी बन गई है। ये अनूठी कला में अब देखते हैं इसमें रंग का इस्तेमाल होता है, और ये रंग जो होता है वो प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, प्राकृतिक, नेचुरल, ताकि इस कला का में ज्यादा खर्च नहीं पड़े। प्राकृतिक रंगों में जैसे देखिए, काला रंग, हरा, लाल, पीला, उजला, नीला रंगों का इस्तेमाल होता है, और इन सारे रंगों का इस्तेमाल इस पेंटिंग के भीतर होता है, चाहे कोहबर घर का दृश्य हो या गोसाउनी घर की सजावट की बात हो, इसमें लाया जाता है। अब ये देखें कि प्राकृतिक रूप से इसको बनाया कैसे जाता है। काला जो होगा, इस काला रंग को काजल बनाया जाता है, या जौ को जला करके बनाया जाता है, इसको जला दी जाती है। जौ होती है अनाज, उसको जला दी जाती है, उसके राख जब हो जाते हैं तो उसको मिश्रण को काजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। या कालिख से भी इसको बनाया जाता है, जैसे कोई बर्तन पर खाना बनाते हैं, उसको जो काली कार्बन जमती है, उस कार्बन को बाद में झाड़ करके फिर उससे बेस रंग को बनाया जाता है। उसके बाद पीला रंग, तो पीला रंग जो बनाया जाता है, ये पीला रंग चूना और बैर होता है, खाने वाला एक फल है बैर, और दूध। तो बैर के पत्ता होता है, इस पत्ता का रस, दूध और चूना को मिला देने से ये पीला रंग बन जाता है, जो काफी लाइट आने पर काफी चमकीला और भड़कदार दिखाई पड़ता है। आते हैं लाल रंग जो होता है वह कुसुम तथा शहतूत के फूल से बनाया जाता है, शहतूत के फूल से इसको बनाया जाता है। हरा रंग, आगे चलते हैं कि हरा रंग जो है सीम के पत्ते के रस से बनाया जाता है, पत्ते को पीस देने के बाद उसे बनाया जाता है हरा रंग। सफेद रंग जो होता है चावल और उड़द के दाल को पीस करके बनाया जाता है, यह रंग इसमें बनाया जाता है, और इन सभी रंगों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें यह भी एक तर्क है, हर रंग को हर सिंबल से पहचाना जाता है, क्योंकि ये तो दर्शन है, और दर्शन एक चिन्हित व्यवस्था को दर्शाता है। तो इस कला को भी आपको समझना होगा। इसको ऐसे देखिए, अब हम इसको पहले हटाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे अब किसी चित्र को हमें कुछ दिखाना है, दर्शाना है, तो उस रंग का इस्तेमाल उसके रूप में चिन्हासी करके देना है, ताकि वो रंग का भी इस्तेमाल हो गया, प्राकृतिक रूपों का भी पहचान बन गई। कैसे, इसको देखिए। काला रंग वायु का प्रतीक है, पीला रंग धरती का प्रतीक है, ये पृथ्वी वसुंधरे का प्रतीक है। यदि पृथ्वी को दिखाना है तो पीला रंग लगा देना। लाल रंग ये आग का प्रतीक है, आग दिखाना है तो लाल दिखा देना है। यदि सफेद रंग दिखा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर सफेद रंग, या इसका मतलब वहां पानी है। नीला रंग दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आकाश का रंग भी नीला होता है। तो प्राकृतिक रंगों से इसे दर्शाया गया है, और इन सारे रंगों का इस्तेमाल इसमें होता भी है। मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे कलाकार
इस रूप में हुए जो निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा में जुटे रहे कि मेरी कला है, ये मेरी वजूद है, मेरी पहचान है, जो मेरे आने वाला पीढ़ी भी इसको समेट करके आगे बढ़ाएं। इस हिस्से इन कलाकारों की उपज रही है, जिसमें नाम आता है कलाकारों में सीता देवी, कलाकार में सीता देवी, बउआ देवी, महासुंदरी देवी, विंध्यवासिनी देवी, सुनैना देवी, मैना देवी, रमा देवी, मोती देवी, ये सारे उम्दे कलाकार हुए और इन कलाकारों के प्रयास से ये अपने बिहार ही में नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हुई। इन कलाकारों में एक महान कलाकार भी हैं शशिकला देवी, जिनकी जापान तक ये प्रदर्शनी की गई। ये उम्दा कलाकार हैं और इस उम्दा कलाकारों का जापान में, हम इसे हटाएं, ये सब कलाकार हुए। अब इन सब कलाकारों के बीच में देखिए आप कि हासेगावा यह शख्स जापान के रहने वाले थे। ये जापान के तोकामाची शहर है। इस शहर में इन्होंने एक म्यूजियम बना दिया। जापान तक इसकी पहुंच चली गई। एरिक स्मिथ ये जर्मनी के रहने वाले, इस पर शोध संस्थान के रूप में इसे आगे बढ़ाया। एक है एरिक स्मिथ के बाद रेमडस। ये रेमडस यूएस के नागरिक थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये नागरिक हैं। इन्होंने इस कला को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इस प्रकार ये राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस कला की विकास हुई। वर्तमान बिहार सरकार ने भी इस कला के लिए कुछ विशेष प्रयास किए। पटना में जितने भी सरकारी कार्यालय है, बाउंड्री है उसकी, उस सभी बाउंड्री पर इस कला का प्रदर्शन हुआ है। कलाकारों ने बेहतर ढंग से इसका प्रदर्शन करने का कार्य भी किया। तो पटना में ताकि एक नया वातावरण, एक स्वच्छता अभियान के रूप में इसको लाने की बात हुई, जो काफ़ी आगे बढ़ा और आज पटना में इस प्रकार को देखा जा रहा है। यह सरकार का जब ये प्रयास होगा तो आम जनता भी इसे प्रयास करेगी, तो अपने घर के आगे भी लगाएगी, अपना घर के शैली किसी न किसी रूप में मधुबनी पेंटिंग में ढालने का काम करेगा। इससे क्या होगा, इस कला का विकास भी होगा और स्वच्छता अभियान की जो आवाज़ उठाई जा रही है यह भी पूरा हो सकता है। अब इस चीज़ को देखिए, इस तोकामाची शहर के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। ये सारे रंगों के प्रतीक के रूप के बाद दुनिया भी इस बात को जान गई कि मधुबनी पेंटिंग की क्या वस्तु स्थिति है। अब मधुबनी पेंटिंग के बाद इस व्यवस्था में देखें, भारतीय रेल पर भी इसकी पहचान की गई। भारतीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र जी थे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में। उन्होंने भी एक जानकी एक्सप्रेस चलाए थे। उस जानकी एक्सप्रेस पर पहली बार मधुबनी पेंटिंग को दिखाया गया था, सांकेतिक रूप में कहीं कहीं। उसके बाद संपर्क क्रांति जो दरभंगा से मधुबनी तक जाती है, उसके सभी बोगी
प्रायः आपके मधुबनी पेंटिंग से भरा हुआ है बाहर से, लेकिन भीतर में ऐसा नहीं। लेकिन जहाँ मुसाफिरों से देखिए, आप रेल में यदि संपर्क क्रांति से कहीं आप सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे कि बाहर तो बड़ी सुंदर देखने में लगती है रेल, लेकिन अंदर में गंदगी है। और इसी गंदगी को हराने के लिए हमारी इस पेंटिंग का भी इस्तेमाल किया जाए तो बेटर हो सकता है। तो अंदर और बाहर दोनों हो तो इस पेंटिंग की खूबसूरती, उसकी जो ध्येय है, उसका जो लक्ष्य है, यह भी पूरा हो सकता है। मधुबनी रेलवे स्टेशन जो गंदा रहता था हमेशा, इस मधुबनी रेलवे स्टेशन में 140 कलाकारों ने बीड़ा उठाया और 10,000 वर्ग फीट में पूरी मधुबनी स्टेशन को अपना अपना एरिया बना लिया और पूरी मधुबनी स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग में प्रिंट कर दिया। भारतीय रेल भी सहयोग किया, स्थानीय लोग भी सहयोग किए। आज मधुबनी रेलवे स्टेशन भारत के सभी रेलवे स्टेशन में दूसरा स्थान पर स्वच्छ हो चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी यह नाम दर्ज होने जा रहा है। यह अपील कर दी गई है कि एक साथ एक कलाकार, इतने कलाकार एक साथ इतनी बड़ी दूरी तक इस कला का प्रदर्शन किया है, इस रूप में से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में स्थान दिया जाए। ये पहल हो चुकी है। 10,000 वर्ग फीट तक में इसकी रेंज में लाया गया। आज उसकी एक पहचान है। जब मधुबनी पेंटिंग है तो मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद लोगों में ये जिज्ञासा पैदा हो कि पेंटिंग क्या है, उसकी दर्शन हो जानी चाहिए। और पटना रेलवे स्टेशन पर भी इस कला का प्रदर्शन हुआ है, जो स्थानीय कलाकारों के सहयोग से इसको बनाया गया। भारतीय संसद के सामने में भी मधुबनी पेंटिंग देखने को मिला। तो मधुबनी पेंटिंग इस प्रकार से एक विश्वविख्यात है। अब ये परिचय की मोहताज नहीं रही। आगे अब देखिए, मधुबनी पेंटिंग को अब एक बात अब आता है, मैंने भित्ति चित्र के बारे में सब कुछ बताया, गोसानी घर की कोनिया की सजावट। एक आता है अड़ीपन। इसी का दूसरा पार्ट में मैंने आपको शुरुआत में देखा कि प्रकार में भित्ति चित्र, दूसरा है अड़ीपन, उसका पट्टचित्र। तो अब देखिए अड़ीपन जो है वह बंगाल की अल्पना शैली से भी मिला है। इसे कुछ कलाकार अल्पना शैली भी कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये शुद्ध बात है। अड़ीपन जो इस पेंटिंग का एक रूप है। अड़ीपन जो होती है वो विभिन्न शैली में बनाई जाती है और यह जो है हर संस्कार में बनाया जाता है। जब कोई भी संस्कारी काम, अनुष्ठान काम करते हैं, अनुष्ठान भी आप करेंगे तो आपका यह अड़ीपन बनाया जाता है। यह अड़ीपन जमीन पर बनाया जाता है, घर के दरवाजे के बाहर आंगन में बनाया जाता है। इसे किसी दीवार पर नहीं बना सकते। दीवार भित्ति चित्र से अलग है। इसको नीचे में पृथ्वी पर बनाया जाता है। आंगन को साफ करके उसको प्लेन कर दी जाती है और वहां बनाया जाता है। ये बनाया जाता है, अरवा चावल जो होता है उसको पानी भिगाने के बाद, पीसकर पानी भिगाने के बाद इससे बनाया जाता है अड़ीपन, जिसको वहाँ के स्थानीय भाषा में पिठार कहा जाता है। और उसी से ये हाथ से ही बनाए जाते हैं। ये पांचों उंगली का इस्तेमाल करके इससे बनाए जाते हैं। अब जैसे ये हर संस्कार के बारे में मैंने जब बताया, बेटी की शादी हो रही है तो बेटी की शादी के लिए अलग अड़ीपन होता है। पुत्र की शादी हो रही है, बेटा की शादी हो रही है तो अलग अड़ीपन होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा आप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं तो अलग आकृति बनाई जाती है। और इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी आप इसे अलग रूपों में इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हम इस चीज़ को देखें, 18 पुराण और अन्य शास्त्रों के तार्किक विधि के रूप में भी ये इस विधि का इस्तेमाल की जाती है।
इसमें एक तांत्रिक शैली भी कही जाती है और तांत्रिक शैली के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इन बातों को बढ़ने के बाद एक पटचित्र होता है, तीसरा एटम जो बताए बधुनी पेंटिंग में, उस एक बार देखिए, भगवान की पूजा के टाइम में अलग, एक होता है देवोत्थान एकादशी। देवोत्थान एकादशी का भी विशेष महत्व इस क्षेत्र में रहा। इस दिन भगवान राक्षस को वध करने के बाद जो सोते हैं तो इसी तिथि को उठते हैं, तो देवतागण इन्हें विशेष मंत्रोच्चारण के द्वारा इन्हें उठाते हैं। और यहाँ से उठ चलने के बाद आप देखिए, यहाँ पर सूर्य चंद्र भी अपने विशेष रूप में आने लगते हैं। तब मिथिला में सारी अच्छे काम, मंगलमय युक्त कार्य, शादी विवाह यहीं से शुरुआत होती है। कारण जीवन में स्थिरता कब आएगी? विष्णु के प्रसाद से। तो यह संस्कृति में यहां देखा गया कि देवोत्थान एकादशी से आरंभ होती है। हालांकि देवोत्थान एकादशी में भगवान जब थक के सो गए थे तो सभी देवताओं की एक चिंता हुई कि भगवान यदि उठेंगे नहीं तो कैसे सृष्टि कल्याण होगा। इसी कल्याण में मंत्रोच्चारण के द्वारा, विशिष्ट मंत्रोच्चारण के द्वारा वहाँ भगवान ने स्मरण किए हैं, विष्णु जी तब उठे हैं, तब दुनिया की कल्याण की ओर आए हैं। इसलिए मिथिलांचल में इसी तिथि से शादी विवाह ये कार्यक्रम शुरुआत होती है। हालांकि मंत्रोच्चारण थोड़ी बहुत बड़ी है, हम प्रयास करते हैं इसे सुनाने का कि हरि ओम ब्रह्मेन्द्र रुद्रेर अभिमंदमानो भवा निखिर वंदति वंदन्य प्राप्ता कविजं किलको कुमदाख्या जागृस कोजागृस कुचलोकनाथ मेघा गता निर्मल पूर्णचंद्र शारद पुष्पानि मनोहरानि अहं गदा नीति च पुण्ये तो जागृस कोजागृस कुचलोकनाथ उत्तिष्ठ गोविंद तज निद्रां जगतपते त्वया चौथित्यमानेन भुवनयत्रयम्। यहाँ भगवान उठते हैं और ये जो मिथिला पेंटिंग बारे में आपको बताए हैं, यहाँ से शादी विवाह और मंगल काम शुरुआत हो रहे हैं। ये मंगलमय व्यवस्थाएं यहाँ से शुरुआत होती है। मिथिला पेंटिंग में एक कहार को भी दिखाया जाता है, पालकी दिखाया जाता है, जहाँ उसी से बेटी की दुरागमन होती थी। बेटी की इसको गौना कहते हैं, ये वहाँ की भाषा में दुरागमन कहते हैं। बेटी विदा होती थी तो वो भी दृश्य को दिखाया जाता है कि एक घर से दूसरे घर यदि हमारी बेटी जा रही है तो मंगल के रूप में ये बना रही। इस प्रकार से हर त्योहार में अलग अलग तरीका से बनाया जाता है। देवोत्थान एकादशी में ये आंगन में जब बनाया जाता है तो आंगन में जितने भी घर गृहस्थी सामान का इस्तेमाल होता है उसका सिंबल दी जाती है, जिसको पटचित्र के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसमें यह सौंदर्यता नहीं दिखाया जाता है। इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है उसको एक दृश्य को एक सांकेतिक रूप में दर्शाया जाता है। ये तीसरा आइटम उसके पटचित्र के रूप में आते हैं। तो यह शैली व्यवस्थाएं मिथिला पेंटिंग इस रूप में हम देखते हैं। अब एज ए स्टूडेंट्स हम लोग इस बात को देखें, इसे कैसे हम आधुनिकीकरण की दिशा की ओर ले चलें जिससे हमारा वैश्विक वातावरण का निर्माण हो सके। अब मैं इस रूप में आपको दिखाता हूं कि इस कला की पहचान मैं राष्ट्रीय स्तर से, स्थानीय स्तर से कैसे कैसे राष्ट्रीय स्तर तक गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी कहते हैं को भी लोकल चीज को आप इस प्रकार से प्रचार करो कि एक ब्रांड बन जाए। आज उसका एक प्रतीक है मिथिला पेंटिंग, जो हमारी एक घर से निकलकर एक स्थानीय कल्चर में आते हुए राष्ट्रीय पहचान बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आ चुकी है। अब इस कला का जितना भी केंद्र है, इस केंद्र से कलाकारों का प्रशिक्षण मिले, और यह प्रशिक्षण यदि मिलता है तो उम्दा कलाकार आधुनिक शैली में लाएगा। मैंने इसमें प्राकृतिक कलर को दिखाया, लेकिन अब इसे व्यावसायिक रूप से
वर्तमान की जो कलर जो कृत्रिम रूप में हम लोग बनाते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। अब चलिए सबसे पहले साड़ी, कपड़ा का कोई भी रूप ले लीजिए। कोरोना प्रकरण के बाद एक मास्क भी आ चुकी है। इन चीजों पर इस मिथिला पेंटिंग का इस्तेमाल किया जाए। गुजरात में बहुत सारे साड़ी निर्माता कंपनी काफी पैसा विकास किया। वो हमारे यहाँ भेजता है साड़ी को और उसमें जड़ी कड़ी लगा देता है, उसे काफी कॉस्ट लेता है। हम क्यों नहीं अपनी इस साफ सुथरी व्यवस्था के भीतर, वो जड़ी कड़ी टूट सकती है, गिर सकती है, मलिन होगी तो निश्चित है कि वो बिखराहट आएगी, उसकी रंग कमजोर होंगे। लेकिन मिथिला पेंटिंग का यदि अब हम इसको इस्तेमाल करें, साड़ी पर, साड़ी की बॉर्डर बना दीजिए, रुमाल पर बॉर्डर बनाइए, रुमाल पर ही पेंटिंग को लाएं, मास्क पर लाएं, और उसी विवाह साड़ी पर यदि मिथिला पेंटिंग हो, कोवर में जब बनता है तो साड़ी ऐसी दृश्य में क्यों न बनाया जाए जिससे ये मिथिला पेंटिंग उसके जीवन में बना रहे, उस कपड़ा में यूज हो, ये उसकी एक पहचान दे सके। इसमें जो कलाकार काम करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ दाम्पत्य का शादी होता है, तो मिथिला या जहां भी इस पेंटिंग के बारे में लोग जानते हैं, यदि कला के प्रेमी होंगे तो निश्चित रूप से अपनी कला के अनुष्ठान और पहचान बनाने के लिए इस पेंटिंग का इस्तेमाल करके वो साड़ी और कपड़ा पहन सकता है। इससे उसका विकास होगा, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। एक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया यदि हम निर्माण करेंगे तो हम इस रूप से निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद छोटी कपड़ा से बड़ा कपड़ा तक इसका इस्तेमाल होगा। आप अपने घर बनाते हैं तो न एक घर का कम से कम एक घर या खंभा या उसका मेन गेट या उसके दरवाजे कम से कम मधुबनी पेंटिंग से जुड़ा रहे। आज जब हमारे पास जब फूस का घर होता था तो भित्ति चित्र के रूप में आप राम लक्ष्मण सीता ये वगैरह मिथिला पेंटिंग आप भित्ति चित्र में बना लेते थे। लेकिन आज यदि हमारा पक्का मकान हो चुका है तो इस पक्के मकान पर मिथिला पेंटिंग का अभाव दिखता है। घर के डाइनिंग रूम में बहुत कम देखने को कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है मिथिला पेंटिंग, सब जगह नहीं मिलता है। इस कला को जब वर्ल्ड का विकास दिया जाए, उस कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाए, तो प्रोत्साहन देने के लिए हमारे पास इस कला का हमेशा जीवंतता रहनी चाहिए ताकि हम इसे खरीद सकें। तो कलाकारों का जीवन भी जीविका का माध्यम बन सकता है। अब इसे राष्ट्रीय बाजार में हम इसे बेचें और इस कला की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है। ऑलरेडी विदेश में भी प्रदर्शनी लगेगी, विदेश में भी जाएगा तो विदेशी मुद्रा भी आ सकता है। और विदेशी मुद्रा यदि आएगा तो हमारे देश की, हमारी राज्य की इनकम में वृद्धि होगा, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होगी तो नेशनल इनकम में भी वृद्धि होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब मुझे विदेश जाना पड़ता था वहाँ जीविकोपार्जन करने के लिए या दूसरा किसी क्षेत्र में जाकर के हम ये काम करते थे। अब मुझे अपने घर पर काम करने को मौका मिल जाएगा। ये मिथिला पेंटिंग के बारे में देखिए कि ये जितने मैं ज्योग्राफी में जिला का नाम आपको बताया था बिहार में, ये सभी बाढ़ प्रभावित एरिया है और बाढ़ प्रभावित एरिया रहने के बावजूद भी यहाँ पर 3 महीना बाढ़ प्रभावित है। 3 महीना में इन कला का प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में जा सकता है, ये वृद्धि होगी, उसका विकास होगा। और जब इसका विकास होगा तो निश्चित रूप से इसका प्रदर्शनी में और भी आगे जा सकता है। घर पर भी काम कर सकते हैं, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा। और जिस प्रकार से बिहार से बाहर जाकर हम काम करते थे, ये अपने घर पर रहकर अपने संस्कृति को जिंदा रख करके इस कला का विकास किया जा सकता है। बिहार में इन लोगों को रोजगार का साधन जुटाया जा सकता है। मेक इन इंडिया, एक समृद्ध भारत के निर्माण में मिथिला पेंटिंग का भी योगदान लिया जा सकता है। आवश्यकता है इसके लिए सरकार को राजनीतिक इच्छा शक्ति का विकास करने का। इस दिशा में एक पहल हुआ है। कोरोना प्रकरण के बाद 20 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया।
इसमें से इन क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि आत्मनिर्भरता बन सके। क्योंकि ये घर में एक्स्ट्रा टाइम में भी यदि काम किया जाएगा इस कला का संवर्धन विकास संभव हो सकता है। इससे राष्ट्रीय बाजार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जोड़कर हम विदेशी मुद्रा को अर्जित कर सकते हैं। कला यह बताता है कि आपके हृदय की भावना क्या है, आपकी चिंतन क्या है, आपकी अतीत क्या है, आपका वर्तमान क्या सोचते हैं, आपका भविष्य क्या हो सकता है। मधुबनी पेंटिंग इन तीनों कला को जोड़कर मुझे उस अतीत में जाने के लिए बाध्य करता है और अतीत से संदेश लेकर वर्तमान को सुधारने की आवश्यकता है और भविष्य की बेहतर भविष्य की कल्पना करने की बात आ सकती है। इन क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़्यादा है क्योंकि समस्या है, बाढ़ सुखाड़ जैसी समस्या है। उसका निदान करने के लिए इतिहास में यह चीज़ छुटा हुआ है। इस बीज को वर्तमान में स्थापित करके एक समृद्ध जीवन के रूप में हमें इस क्षेत्र में जीने के लिए अग्रसर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इस क्षेत्रों में ऐसे जोड़ दीजिएगा तो आधुनिकीकरण भी हो जाएगी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी आ जाएगी, सामाजिक दृष्टिकोण से लाभ यह होगा कि एक कलाकार कभी भी ज़्यादा हिंसा नहीं करना चाहता है। यहाँ पर जो जातिवाद संप्रदायवाद जैसी भावनाएं जो भी है ये धीरे धीरे खत्म होगा। कारण एक कलाकार अपने हृदय से किसी बात को समर्पण करता है और हृदयगत भावना से कभी भी मानसिक दुर्बलताएं पैदा नहीं होती है। आत्महत्या नहीं हो सकता है, कभी भी आत्महत्या जैसी फ्रस्ट्रेशन जैसी अवस्था नहीं आएगा। एक कलाकार दिमाग से बहुत कुछ सोचता है, अपने प्रकृति की उड़ान भरता है और प्रकृति की उड़ान को वास्तविक जमीन पर अभिव्यक्तिकरण करता है। इससे दूसरों को भी शिक्षण और प्रशिक्षण का अनुभव मिल सकता है। तो सामाजिक लाभ भी मिलेगा, आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी क्षेत्र में मेंटेन ज़्यादा होगा। इसलिए मधुबनी के बारे में देखिए, ये सबसे पीसफुल एरिया रहा है, यह हिंसा कम होती है। कारण हर घर में मधुबनी पेंटिंग के कलाकार हैं और एक कलाकार की भावनाएं उस आसपास में शांति प्रदान करता है और शांति एक सुखद जीवन लेकर आता है। वहां पर सशक्तिकरण आ सकता है और महिला भी सम्मानित हो सकती है, घरेलू हिंसा की घटना भी कम घटेगी। इन भावनाओं के साथ ये सामाजिक रूपरेखा, आर्थिक रूपरेखा, राजनीतिक रूपरेखा के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारतीय संविधान में कला और संस्कृति के रूप में यह तो जरूर दिखाया गया है आर्टिकल 49 के भीतर में कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोषित स्मारक स्थान और वस्तु की संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। उसी दिशा में इस कला और संस्कृति की संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। और यदि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में कल्याणकारी व्यवस्था को जोड़ दिया जाए तो एक कला हमेशा मंगलमय आधार को प्रकट कर सकता है। आज हम यहीं तक हैं, रहना चाहेंगे। कल फिर दूसरे मुद्दे के साथ प्रस्तुत। धन्यवाद।